तो आज बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही कमाल की कहानी अंधेरे में। देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से आज़ादी के ठीक बाद के भारत की आत्मा का एक्सरे है, एक पूरे राष्ट्र के ज़मीर की बहुत गहरी पड़ताल। अब सवाल ये उठता है कि किसी एक इंसान की आधी रात की सैर भला एक पूरे देश की आत्मा की कहानी कैसे बन सकती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। हम देखेंगे कि ये सैर सिर्फ कदमों की नहीं है, बल्कि उस दौर की उम्मीदों, बेचैनियों और उन अनसुलझे सवालों का एक प्रतीकात्मक सफर है जिनसे नया नया आज़ाद हुआ भारत जूझ रहा था। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो हमें सीधा उस माहौल में खींच लेती है। मतलब, यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि एक जिंदा किरदार है। सोचिए, एक रेशमी तंबू की तरह जिसने पूरे शहर को अपनी पनाह में ले लिया है, और उस अंधेरे में उम्मीद की कुछ बत्तियां टिमटिमा रही हैं। तो चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, वो शहर जो चांदनी में नहाया हुआ है। हम इस शहर की गलियों में घूमेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे यहाँ की इमारतें और अंधेरे कोने उस दौर की बेचैनी और आत्ममंथन के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मुक्तिबोध की इस कहानी में रात का मतलब सिर्फ वक्त नहीं है, ये एक कैनवस है। एक ऐसा कैनवस जिस पर किरदारों के अंदरूनी उथल-पुथल और एक नए नए आज़ाद हुए राष्ट्र की सामूहिक चिंताएं अपनी शक्ल ले रही हैं। ये शहर भी बड़ा अजीब है, विरोधाभासों से भरा हुआ। एक तरफ अमीरों के बंगलों की चमकदार रोशनी है, तो दूसरी तरफ रेलवे यार्ड का वो स्याह अंधेरा। ये बौनी इमारतें और नकली आधुनिकता असल में आज़ादी के बाद के भारत की सामाजिक ऊंच नीच का एक आईना है। और फिर कहानी हमें ले आती है एक सड़क किनारे के होटल में। अब ये जो होटल है ना, ये बस कोई इमारत नहीं है, ये उस वक्त का एक छोटा सा हिंदुस्तान है। एक ऐसा मंच जहां अलग अलग तबके और अलग अलग सोच के लोग एक दूसरे से टकराते हैं और नए भारत की तस्वीर पर बहस करते हैं। यहां हमारी मुलाकात सबसे पहले तांगे वाले से होती है। उसकी बातों में आपको गुजरा हुआ जमाना सुनाई देगा। वो नए दौर की चुनौतियों से जूझ रहा है और मानता है कि माधव महाराज के जमाने में तांगे वालों को ये आफत नहीं थी। वो उस वर्ग का प्रतीक है जिसके लिए आज़ादी कोई खास बदलाव लेकर नहीं आई। फिर है होटल का बातूनी मालिक। उसकी हजरत अली जैसी लंबी लंबी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि इस बदलती दुनिया में उसके अपने नैतिक समझौतों और दोगलेपन पर पर्दा डालने की कोशिश है। वो धर्म का दिखावा तो करता है, पर दुनिया को सिर्फ फायदे नुकसान की नज़र से देखता है। और फिर है वो खामोश सिपाही। उसकी आंखों की उदासी हमें बताती है कि देश और समाज की बड़ी बड़ी बहसों के शोर में लोगों के अपने निजी दुख और तकलीफें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। वो उस सरकारी तंत्र का हिस्सा है जो खुद ही हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। तो आप देखिए, ये होटल कैसे एक छोटा हिंदुस्तान बन जाता है। यहाँ हर किरदार समाज के एक अलग तबके की नुमाइंदगी कर रहा है। मजदूर वर्ग का स्वाभिमान, छोटे व्यवसायी का दिखावा, सरकारी तंत्र की हार और सबसे ऊपर शिक्षित मध्य वर्ग का वो बौद्धिक अकेलापन। और अब कहानी का फोकस इन सबसे हटकर दो अजनबियों पर अटिकता है, कहानी का नायक और एक बूढ़ा मौलवी। ये दोनों किरदार एक ही रात में, एक ही शहर में अपने अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं और इस नई बदली हुई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों किरदारों में हमें मध्य वर्ग के दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक तरफ हमारा नायक है जो एक डॉक्टर की तरह समाज का विश्लेषण करता है, ठंडा और तार्किक। तो दूसरी तरफ मौलवी है जो अपने जाती दुखों और बंटवारे की यादों के बोझ तले दबा हुआ है, भावनात्मक रूप से एकदम टूटा हुआ। एक का अकेलापन बौद्धिक है तो दूसरे का भावनात्मक। 5 साल। नायक 5 साल बाद इस शहर में लौटा है। अब ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, ये आज़ादी के बाद के उन शुरुआती 5 सालों का प्रतीक है जिसने देश को शायद ऊपर से ना बदला हो, पर किरदारों के अंदर और समाज की नसों में बहुत कुछ बदल चुका था। और यही वजह है कि अब वो हर चीज को एक नई आलोचनात्मक नजर से देख रहा है। होटल में रात गहराती है और साथ ही गहराती है बातचीत। अब ये महफिल एक नए राष्ट्र के भविष्य पर बहस का अखाड़ा बन जाती है। यहाँ की बातचीत हमें उस दौर की वैचारिक जंग और एक नई पहचान की तलाश में ले जाती है। और देखिए, किरदारों की बातचीत कोई हवाई नहीं है। मुस्लिम लीग, कौमी जंग अखबार, बिड़ला मिल, ये सभी नाम उस दौर की असली राजनीतिक जमीन और विचारधाराओं की लड़ाई की तरफ इशारा करते हैं। वो दौर जहां राष्ट्रवाद, साम्यवाद और सांप्रदायिकता जैसी ताकतें भारत के भविष्य की अपनी अपनी तस्वीर पेश कर रही थी।
और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां नायक की ये अकेली रात की सैर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के ज़मीर की यात्रा बन जाती है। ये एक रूपक है भारत के अपने सच से सामना करने का। यही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक अंधेरी गली में चलते हुए नायक को अपने पैरों के नीचे कुछ नरम और गरम सा महसूस होता है और फिर उसे एहसास होता है कि वो सोए हुए बेघर इंसानों के शरीरों पर चल रहा है। इस एक पल में समाज को दूर से देखने वाले का वो बौद्धिक कवच टूट जाता है और उसका ज़मीर हिल जाता है। और तब वो खुद से भयानक सवाल पूछता है, क्यों नहीं इतने सब भूखे उसे चूर कर देते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने पूरे शिक्षित मध्य वर्ग की तरफ से गहरा अपराध बोध है। वो वर्ग जो गरीबों की पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ता है और फिर भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यही कहानी का सार हमारे सामने आता है, घोर पाप। ये उस सुविधाभोगी बुद्धिजीवी मध्य वर्ग का पाप है जो समाज की पीड़ा और गरीबी को जानबूझकर अनदेखा करता है और उसी नींव पर अपने सपनों के महल बनाता है। इस एहसास के बाद उसका सारा बौद्धिक अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो अब कोई महान विचारक या विश्लेषक नहीं रहता। वो इस एहसास के बोझ तले दबी एक छोटी सी मामूली सी परछाई बनकर रह गया है जो एक लंबी सफ़ेद सड़क पर अपने वजूद को तलाश रही है। तो कहानी का अंधेरा सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, ये उस सच का अंधेरा है जिसे देखने की हिम्मत एक समाज नहीं जुटा पाता। और ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम भी अनजाने में अपनी सुविधा के लिए किसी के ऊपर से गुजरकर तो आगे नहीं बढ़ रहे? और यही सवाल इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।